वेलकम बैक अगेन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ रंजन लीगल हब। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जनरल डिफेंसेस का पार्ट 4 तक हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आप डायरेक्टली आए हैं पार्ट 5 देखने के लिए देन ये आपके लिए यूजफुल नहीं होगा। सो पहले आप जाइए पार्ट 4 तक देख लीजिए, देन यू कैन बैक एंड सी दिस पार्ट्स। और इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे प्राइवेट डिफेंस के बारे में। हम लोग 4 कवर कर चुके हैं, जो कि था प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर, वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया, एक्ट ऑफ गॉड एंड इनएविटेबल एक्सीडेंट। ये चारों हम कवर कर चुके हैं और आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्राइवेट डिफेंस को। और आज कोशिश करते हैं कि इसको अच्छे से समझ सकें। तो सबसे पहले प्राइवेट डिफेंस, ये नाम से ही स्पष्ट होता है कि अपने डिफेंस में कोई एक्ट किया गया है। प्राइवेट डिफेंस मीन्स अगर आप पे कोई हमला करने आ रहा है तो आपने अपने बचाव में किसी पर हमला किया, देन इट इज़ प्राइवेट डिफेंस। क्योंकि वो हम पे हमला करने आ रहा था तो हमने अपने बचाव के लिए उसको मारा, तो ये प्राइवेट डिफेंस हो गया कि हम किसी ऐसे एक्ट से खुद को बचाव कर रहे हैं जिससे कि हमको हार्म हो सके। तब इसमें बहुत सारा आता है कि अब इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई आपको थप्पड़ मारने आ रहा हो और आप उसे गोली मार दें, दिस इज़ नॉट राइट। सो इसको हम जानेंगे कि कैसे कैसे और कहाँ पे इसका यूज होता है, कब हम इसका डिफेंस ले सकते हैं, कब डिफेंस नहीं ले सकते हैं। इसका केस लॉज के देखेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सो अब हम डिस्कस करते हैं प्राइवेट डिफेंस। सो द लॉ परमिट्स यूज ऑफ रीजनेबल फोर्स टू प्रोटेक्ट वंस पर्सन और प्रॉपर्टी, यानी कि किसी पर्सन को अपने बॉडी को बचाने के लिए या अपने प्रॉपर्टी को बचाने के लिए एक रीजनेबल फोर्स यूज करने के लिए लॉ परमिट करता है। लॉ हमको ये परमिशन देता है कि आप अपने बॉडी को सेव करने के लिए और अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए एक रीजनेबल फोर्स का यूज कर सकते हैं। इफ़ द डिफेंडेंट यूजेज द फोर्स विच इज़ नेसेसरी फॉर सेल्फ डिफेंस, यहाँ पर ये वर्ड बहुत ज़रूरी है कि डिफेंडेंट अगर उतना फोर्स यूज करता है जिससे कि उसको सेल्फ डिफेंस करने के लिए ज़रूरी हो, ही विल नॉट बी लायबल फॉर द हार्म, तो वो किसी भी प्रकार का हार्म के लिए लायबल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर यूज किया गया है टर्म कि नेसेसरी फोर्स, यानी कि उतना ही फोर्स का यूज करना है जितना कि हम पे यूज किया जाने वाला था या किया गया हो, तो वो आ जाएगा इसमें प्राइवेट डिफेंस में और इसका डिफेंस डिफेंडेंट ले पाएगा। अब क्या इसेंशियल्स होगा प्राइवेट डिफेंस के लिए? सो देयर आर 3 इसेंशियल फॉर द प्राइवेट डिफेंस। द फर्स्ट इज प्रोपोर्शनेट फोर्स, सेकेंड इज इमिनेंट फोर्स एंड थर्ड इज यूज ऑफ फोर्स वाज एब्सोल्यूट। अब प्रोपोर्शनेट फोर्स का मतलब क्या होता है? सो प्रोपोर्शनेट फोर्स का मतलब होता है कि जितना अमाउंट में कोई आपको हार्म करने वाला था, जितना अमाउंट में प्लेंटिफ जो होगा वो आपको हार्म करने वाला होगा, उतना ही अमाउंट में आपने उस पर वार किया, आपने उसका प्रत्युत्तर दिया, देन इट इज प्रोपोर्शनेट फोर्स। और हमको उतना ही फोर्स यूज करना है जितना फोर्स हम पे यूज किया जाने वाला था। फॉर एग्जांपल अगर कोई हमको थप्पड़ मार रहा है तो हम भी अपना प्राइवेट डिफेंस में उसको थप्पड़ ही मार सकते हैं। कोई हमको शूट कर रहा है तो हम भी अपना प्राइवेट डिफेंस में उसको शूट कर सकते हैं। द सेकेंड इज इमिनेंट फोर्स। अब इमिनेंट फोर्स क्या होता है? तो जो भी फोर्स यूज आप पर किया गया हो, यह नेसेसरी है कि उस फोर्स से आपको इंजरी होने वाला था। अगर आपको उस फोर्स से कोई इंजरी नहीं होने वाला था तो आप इसका डिफेंस नहीं ले सकते हैं कि हमको ऐसा वो करने वाला था और हमने प्राइवेट डिफेंस में ये कर दिया। ऐसा नहीं होगा। आपको उस जो फोर्स वो आप पे लगाने वाला था उससे आपको अगर इंजरी हो सकता था तभी आप प्राइवेट डिफेंस में कोई फोर्स यूज कर पाएंगे। द थर्ड इज यूज ऑफ फोर्स वाज एब्सोल्यूट, यानी कि ऐसा नहीं कि हम खुद अपने माइंड में ही सोच रहे हैं कि वो आएगा हमको आ करके शूट कर देगा, इससे पहले वो हमको शूट करता है, हम ही जा कर के उसको शूट करते हैं और आप जा कर के उसको शूट कर दिए, तो आप प्राइवेट डिफेंस का नहीं ले सकते हैं। ये इमेजिनरी नहीं होगा, इमेजिनरी हार्म कंसीडर नहीं कीजिएगा। इसमें ऐसा होता है कि हार्म शुड बी एब्सोल्यूट, यानी कि जब वो एक्चुअली आपको कोई ए पर्सन है वो बी को एक्चुअली मारने जा रहा है तब बी यहाँ पर प्राइवेट डिफेंस में इसको मार सकता है। अब ये नहीं कि बी खुद से सोच ले कि ए जाके घर में बैठा है, अभी सोच ले कि ए आएगा हमको शूट कर देगा तो हम उससे पहले हम उसको शूट कर देते हैं, तो ये डिफेंस नहीं ले पाएगा।
ये एब्सोल्यूट होना चाहिए। अब हम इसके केस लॉज को अगर देखते हैं तब हमें और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देन द फर्स्ट केस इज बर्ड वर्सेस होलब्रुक 1823। ये हम पहले भी कर चुके हैं डिस्कस, अगर आप लोगों को याद हो तो, इनएविटेबल एक्सीडेंट में। तो इसमें फैक्ट क्या है कि डिफेंडेंट जो होता है अपने लैंड में एक स्प्रिंग गन सेट किए हुए रहता है कि अगर कोई पक्षी आए तो वो शूट आउट हो जाए। वो पक्षी के लिए एक स्प्रिंग गन किए रहता है। अब होता क्या है कि प्लेंटिफ ये इसके लैंड में बिना इसकी परमिशन के जाता है, और विदाउट परमिशन जा रहा है तो क्या कंसीडर किया जाएगा कि ये ट्रेसपास किया है। तो ये ट्रेसपास करके डिफेंडेंट के लैंड में गया, जिससे डिफेंडेंट का जो स्प्रिंग गन था वो शूट हुआ और ये प्लेंटिफ को बहुत ज़्यादा इंजरी आ गई। अब प्लेंटिफ जाता है कोर्ट में, इसको स्यू करता है कि डिफेंडेंट के कारण हमको इंजरी आ गई तो हमको कंपनसेशन दिलवाया जाए। तो इसमें कोर्ट क्या हेल्ड किया कि प्लेंटिफ वाज इंटाइटल्ड टू रिकवर कंपनसेशन। प्लेंटिफ जो है कंपनसेशन देने के लिए जो कंपनसेशन प्लेंटिफ को मिलना चाहिए, यही कोर्ट ने बोला। क्यों बोला? क्योंकि भले ही इसने ट्रेसपास किया, इसने गलती किया था, लेकिन वो डिफेंडेंट के लैंड पे गया, इससे डिफेंडेंट को कोई हार्म नहीं हो रहा था। और इतना ज़्यादा कोई इंजरी आ जाए, आप किस अपने ही लैंड में, आप अपने ही लैंड में स्प्रिंग गन किए हैं सेट, लेकिन आप ऐसा सेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे किसी को हार्म हो सकता है, किसी की जान जा सकती है। तो आप इतना डेंजरस वेपन अपने लैंड में नहीं कर सकते हैं इंसर्ट। इसीलिए जो था प्लेंटिफ को कंपनसेशन दिया गया और डिफेंडेंट लायबल हो गया। डिफेंडेंट को ये डिफेंस नहीं मिल सका कि ये प्राइवेट डिफेंस में किया गया था। यही केस सेम हम प्लेंटिफ द रोंग डूअर में भी कर चुके थे, अगर आप लोगों को याद हो तो और अच्छे से समझ में आया होगा। देन द सेकेंड केस इज रामानुजा मुरली वर्सेस एम गंगा। ये जो है 1984 का केस है। अब इस केस में क्या था, डिफेंडेंट जो है वो एक लैंड ओनर होता है। पहले हम इसको ब्लॉक डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं, उसके बाद अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल ए एक पर्सन होता है, इसका ये लैंड होता है। अब ये क्या करता है कि लैंड के चारों तरफ इलेक्ट्रिक वायर लगा देता है और इसमें करंट सप्लाई कर देता है। अब रात में 10 बजे के लगभग बी यहाँ से गुजर रहा होता है। तो ये जब यहाँ पे से गुजर रहा होता है तो ये बाय मिस्टेक और एनी रीज़न से हो सकता है कि ये ट्रेसपास करना चाह रहा हो, ये इसके जो ये इलेक्ट्रिक वायर है इसके संपर्क में आ जाता है, और जैसे ही ये इससे संपर्क में आया तो इसको झटका लगी और इट में भी पॉसिबल कि इसकी डेथ भी हो जाती, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंजरी इसको आ गई। तब ये गया कोर्ट में भी कि हमको कंपनसेशन चाहिए। तो कोर्ट ने यही हेल्ड किया कि भले ही ये ट्रेसपास ही करना चाह रहा हो या कुछ करना चाह रहा हो, लेकिन आप अपने लैंड में इतना डेंजरस वेपन के रूप में आप नहीं लगा सकते हैं, इसीलिए इसमें ए को लायबल ठहराया गया था और बी को कंपनसेशन अवार्ड करवाया गया। अब इस केस को अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें क्या था, डिफेंडेंट एक लैंड ओनर था। डिफेंडेंट ने अपने लैंड में लाइव इलेक्ट्रिक वायर को अपने लैंड में इंसर्ट करवाया और उसने क्या किया कि उस वायर में करंट सप्लाई कर दिया। जैसे ही प्लेंटिफ जो था वो क्रॉस कर रहा था लैंड को 10 बजे रात में 10 PM, इन ऑर्डर टू रीच हिज ओन लैंड, यानी कि जब वो अपने लैंड पे जाने के लिए इसका लैंड क्रॉस कर रहा था तो इसने एक बहुत ही भारी मात्रा में शॉक को रिसीव किया। इलेक्ट्रिक वायर से इसको शॉक लगा और ये बहुत ज़्यादा सस्टेन्ड इंजरी, यानी कि बहुत ज़्यादा इसको इंजरी आ गई। द डिफेंडेंट हैड गिवन नो विजिबल वार्निंग अबाउट सच वायर। डिफेंडेंट ने जो ऐसा वायर इंसर्ट किया था इसके लिए उन्होंने कोई जो था वार्निंग नहीं लगाया था। अगर वो वार्निंग लगा दिए होते कि यहाँ से इतना वोल्ट का करंट सप्लाई हो रहा है तो फिर वो लायबल नहीं होते। वो चूँकि कोई भी वार्निंग भी नहीं लगाए थे, इसलिए कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, कोर्ट हेल्ड दैट डिफेंडेंट हैज़ लायबल, डिफेंडेंट को लायबल ठहराया गया और जो भी इंजरी हुई थी उसके लिए प्लेंटिफ को कंपनसेशन अवार्ड किया गया। अब हम अगला केस डिस्कस करते हैं जो कि है कॉलिंस वर्सेस रैनसन। अब इस केस में क्या होता है कि इसको भी पहले हम ब्लॉक डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं।
ताकि हमको समझने में आसानी हो। अब ए एक पर्सन है, इसका ये लैंड है, और यहाँ पे बी भी एक पर्सन है, इसका भी एक लैंड है, और ये जो है बी के लैंड में एक वॉल है, यानी कि एक दीवार यहाँ पे है। ये बी का लैंड है, ये ए का लैंड है। अब होता क्या है कि बी अपने इस वॉल में, ये वॉल बी का है, अपने इस वॉल में इलेक्ट्रिक बोर्ड को इस्टेब्लिश करने के लिए ए के लैंड पर से सीढ़ी लगाता है। ये सीढ़ी अपने दीवार पे लगाया और ये चढ़ करके उसमें वायर जो था इलेक्ट्रिक बोर्ड को वो इस्टेब्लिश करने लगा। अब ए देखा कि अरे ये तो मेरे लैंड में आया हुआ है इसका सीढ़ी, तो ये गया और सीढ़ी को खींच लिया। जैसे ही सीढ़ी पुल हुआ, ये पर्सन यहाँ पे आके गिर गया, और जब ये गिरा तो इसको इंजरी हुई, बहुत ही ज़्यादा इंजरी हो गई। तो ये कोर्ट गया, स्यू किया ए को कि ए को ऐसा नहीं करना चाहिए, इसके कारण हमको इंजरी आई। इसमें भी कोर्ट हेल्ड किया कि हाँ ए इसमें लायबल होगा, क्योंकि बी जो है ये ए के लैंड में सीढ़ी लगाया था, ए उसको किसी तरह का हार्म नहीं पहुंचा रहा था, और ऐसे एकाएक इसको सीढ़ी को पुल करना दिस इज़ नॉट राइट, और इससे बी को हार्म हुई, इसके लिए ए लायबल होगा। अब अगर हम केस की बात करें तो इस केस में था कि द प्लेंटिफ वेंट ए लेडर फॉर नेलिंग अ बोर्ड टू ए वॉल इन द डिफेंडेंट्स गार्डन, यानी कि डिफेंडेंट के गार्डन में गया, अपना सीढ़ी लगाया और एक बोर्ड को इस्टेब्लिश करने लगा। द डिफेंडेंट थ्रेव हिम ऑफ द लेडर, डिफेंडेंट जो था उसको थ्रेव कर लिया, यानी कि उस लेडर पर से गिरा दिया। व्हेन स्यूड फॉर असॉल्ट ही टुक द प्लीज, यानी कि जब उसको असॉल्ट करने के लिए स्यू किया गया तो जो प्लेंटिफ था उसके द्वारा जब बी को डिफेंडेंट को स्यू किया गया तो डिफेंडेंट क्या कहता है कि ही हैड जेंटली सेकन द लेडर, यानी कि उसने सीढ़ी को बहुत ही धीरे से खींचा था, उसको पता ही नहीं था कि ये गिर जाएगा। एंड जेंटली ओवरटर्न्ड इट, और उसने बहुत ही धीमी गति से सीढ़ी को खींचा था। एंड जेंटली थ्रेव द प्लेंटिफ, और उसने प्लेंटिफ को थोड़ा सा वो ये नहीं सोचा था कि हम उसको गिरा दे, वो सोचा था कि बस इसको थोड़ा सबक सिखा दे कि हमारे लैंड में क्यों आया। आफ्टर द प्लेंटिफ रिफ्यूज टू कम डाउन, और ये कह रहा है कि हमने पहले ही प्लेंटिफ को कह दिया था कि तुम सीढ़ी पर से उतर जाओ, मेरे लैंड से सीढ़ी हटा लो, लेकिन वो नहीं माना, जिसके लिए हम जा कर के ज़्यादा नहीं, हम बस थोड़ा सा सीढ़ी खींचे थे। अब इसमें कोर्ट का क्या डिसीजन था? इट वॉज हेल्ड दैट द फोर्स यूज्ड वाज नॉट मे बी जस्टिफाइड टू प्रोटेक्ट द हर्ड, यानी कि जो भी फोर्स का यूज किया गया ये जस्टिफाइड नहीं है, आप इस तरह का फोर्स का यूज नहीं कर सकते हैं। वो आपके लैंड में था, उसको लगा करके आने देते, बाद में जो था आप अपना डिस्कशन कर लेते। द कोर्ट ऑफ अपील हेल्ड डेट, यानी कि ये जब हुआ तो ये अपील भी किया, लेकिन अपीलेंट कोर्ट भी हेल्ड किया कि डिफेंडेंट हैज़ लायबल फॉर द इंजरी सफर्ड बाय प्लेंटिफ, डिफेंडेंट जो है वो लायबल है जो कि इंजरी हुआ है प्लेंटिफ को, उसके लिए। तो इसमें प्लेंटिफ को कंपनसेशन डलवाया गया डिफेंडेंट के द्वारा। तो बेसिकली यही था, ये जो जनरल डिफेंस हम कवर कर रहे हैं इसमें प्राइवेट डिफेंस में यही था। सो दैट्स ऑल अबाउट, हम अगला जो भी डिफेंसेस बचे हुए हैं, अब बेसिकली 3 ही बचे हुए हैं, तो उन तीनों को भी हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले अगले वीडियो में, अगले पार्ट्स में। सो इस पार्ट में हम प्राइवेट डिफेंस को डिस्कस किए, एंड ये कंसीडर हम कर रहे हैं कि अच्छे से समझा पाए। सो दैट्स इट, ओके, थैंक्स।